All right, so we talked about autologous and homologous organs. Okay, means basically हम बात कर रहे थे ऑर्गन के स्ट्रक्चर की. ठीक है, अभी ये जो ऑर्गन के स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तब उसकी स्टडीज की भी बात होती है. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन हैं वो कुछ ना कुछ तरह से प्रिजर्व होते हैं. देखो, हमें पता है कि नॉर्मली when we get buried in the soil, we don't exist, okay? But sometime it happens that some organs do exist and they get preserved. तो ये जो preserved traces होते हैं living organisms के, उसको fossils कहा जाता है. So let's understand what do we mean by fossils और ये कैसे preserve होते हैं. See, studies of organ structure can be done not only on current species but also on species that are no longer alive. जरूरी नहीं है कि जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पीशीज उन पे ही स्टडी हो सकती है. हम स्टडी करने के लिए ऐसी भी स्पीशीज का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि अभी है ही नहीं, राइट? लाइक डायनासोर. नाउ हाउ डू वी नो दैट दीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज एवर एग्जिस्टेड? तो अगर हम जो अलाइव ही नहीं है उन स्पीशीज की अगर हम बात करें तो ऑन द फर्स्ट हैंड हमें पता ही कैसे चलता है कि ऐसी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट भी करती थी. सो वी नो दिस फ्रॉम फाइंडिंग फॉसिल्स. तो ये हमें पता चलता है फॉसिल्स से. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर फॉसिल्स. See, usually when organisms die, their bodies will decompose and be lost. तो हमारी बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है और मिक्स हो जाती है सॉइल में. तो इस तरह से it gets lost. But every once in a while the body or at least some part may be in an environment that doesn't let it decompose completely. So it might happen that some part may not get decomposed completely, right? For example, if a dead insect gets caught in a hot mud, तो ये जो environmental factors हैं वो उसको decompose नहीं होने देंगे उस insect को, because it gets caught in a hot mud, right? तो उसको कुछ environmental factors की वजह से body उसकी decompose नहीं होगी. So it will not decompose quickly and the mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insect. तो अगर वो decompose नहीं होगी तो क्या होगा? तो mud उसको hard करके उसका एक impression जैसा बना देगा mud के ऊपर. ठीक है, और उसके बॉडी पार्ट का इंप्रेशन बन जाएगा. मतलब इंसेक्ट के बॉडी पार्ट का इंप्रेशन मड के ऊपर आ जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. तो इससे हमें उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट के बारे में पता चलेगा बिकॉज ऑफ इट्स इंप्रेशन. यहाँ पे पिक में आपको कुछ फॉसिल्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं. जैसे दिस इज अ फॉसिल ऑफ ट्री ट्रंक, fossil of invertebrate, fossil of invertebrate again, trilobite. then fish का है fossil, यहाँ पे आपको impression दिख रही है उसकी fish जैसा ही है. तो इससे जब हमें नहीं पता था कि fish exist करती है तब हमें इससे पता चला था. अभी हमें पता है कि fish exist करती है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट हमें इससे भी पता चलेगा कि हाँ ऐसी फिश भी एग्जिस्ट करती थी, राइट? देन दिस फॉसिल इज ऑफ डायनासोर स्कल. ओके, सो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डिफरेंट अपीयरेंस एंड डिग्री ऑफ डिटेल इन प्रिजर्वेशन. इससे ये लोग स्टडी करते हैं कि किसमें विंग्स थे किसमें नहीं थे, अगर विंग्स थे तो उनका स्ट्रक्चर कैसा था. ये बहुत सारी चीजें इससे स्टडी हो सकती है. मतलब फॉसिल से एक्चुअली वी कैन गो बैक एंड स्टडी द फॉसिल्स. नाउ द थिंग इज, now when we know about the fossils, the next question is how do we know that how old the fossils are? मतलब ये ऑर्गेनिज्म कितने टाइम पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब ये कितना ओल्ड है ऑर्गेनिज्म. सो हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? Now basically there are two components for this estimation. One is relative and second way of dating the fossils by detecting the ratio of different isotope. So क्या होता है कि if we dig into the earth and start finding fossils, it's reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface are more recent. Of course,
इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब हम डिग करना स्टार्ट करते हैं अर्थ को, तो जो सबसे पहले लेयर पे हमें मिलेगा वो मोस्ट रिसेंट होगा, ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट रिसेंट लेयर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि ये एनिमल बहुत ही रिसेंट पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। एंड द सेकेंड वे which we talked about, that dating fossils, is by detecting the ratio of the different isotopes of the same element in the fossil material. तो फॉसिल के मटेरियल में कौन से आइसोटोप्स हैं वो लोग स्टडी करते हैं, और इस तरह से वो जान पाते हैं कि कितना वो पुराना होगा। मतलब अगर उसका विंग है तो किसी विंग का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एक विंग का स्ट्रक्चर ऐसा है, और सेम एनिमल्स अगर दूसरे एक सेम काइंड ऑफ फिगर हमें इम्प्रेशन हमें नीचे दूसरे लेयर पे मिलती है, और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे विंग स्ट्रक्चर कुछ और था। तो इस तरह से हम पूरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कैन एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। और वो कितने पुराने हैं, कितने डेटिंग बैक है, वो भी हम जान पाते हैं, right? So here you are given this how do fossils form layer by layer. So if we study this, let's start 100 million years ago some invertebrates on the seabed die. तो कोई seabed पे कोई invertebrates, if they die and are buried in the sand, more sand accumulates and the sandstone forms under pressure. तो इस तरह से पूरी sandstone का नीचे एक ऐसा pressure बन जाता है, right? Then millions years later, dinosaurs living in the area die. फिर उसके ऊपर डायनासोर्स रहते हैं, million years later फिर they also die, and they also get buried into the mud. Now this mud is also compressed into rock above the rock containing the earlier invertebrate fossils. So now look at this layer and then this dinosaur layer. And then again, millions of years later, the bodies of the horse-like creature dying in the same area are fossilized in rocks above these earlier rocks. So now this will go at this level. Okay, so now it will be like this. So with this layer, they understand that the most recent is a horse, then this dinosaur, and then this creature. ओके, सो इस तरह से फॉसिल हमें हेल्प करता है ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में कि कौन सा एनिमल कितने डिस्टेंट पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा था।